हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 10+1 फिजिक्स में। आज हम पढ़ेंगे ऑसिलेशंस एंड वेव्स में नेक्स्ट टॉपिक जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन है in which particle moves to and fro about the mean position in such a way that acceleration or restoring force of the particle is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। जैसे मैंने आपको एक स्प्रिंग की एग्जांपल दी थी कि ये स्प्रिंग की मान लीजिए मीन पोजीशन है। अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, तो ये मान लीजिए इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है इसकी यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर हम अब इस अप्लाइड फोर्स को हटा देते हैं तो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये जो स्प्रिंग है ये बैक अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा और ये अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो इस तरह से मूव करेगा, इस तरफ ये -x। तो इस केस में अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स देखें, अगर हम मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स, इट इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है जिस तरफ अप्लाइड फोर्स होती है। अगर जो स्प्रिंग है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ पॉजिटिव है तो रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लगेगी, इस कारण यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हम F इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट अगर हम देखें, कांस्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो इसके यूनिट होंगे SI यूनिट न्यूटन पर मीटर। तो ये तो थी सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ में। अब हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करके हम जो है वो देखेंगे। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम बात करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टर्म दैट मीन्स द पीरियोडिक मोशन इज साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम। वो कैसे, अब ये हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन देखें, मान लीजिए हमारे पास कोई पार्टिकल है, पार्टिकल जो है वो हमारे पास मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जिसका सेंटर जो है वो O है और रेडियस जो है इसका वो R है, यानी कि यहाँ पे OP इज इक्वल टू R है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायामीटर्स, एक ये डायामीटर है और एक यहाँ पे ये अगर ड्रॉ कर दे, यहां से हम x डैश यहाँ ले, x यहाँ ले, y यहाँ ले, y डैश यहाँ ले, यहाँ तो x डैश और y डैश, तो ये दो क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसको हम यहां से रब कर देते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो एक x एक्सिस के अलोंग है और दूसरा जो है वो y एक्सिस के अलोंग है।
तो अब हम देखते हैं जब पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे है, पी पोजीशन पे है, तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, दूसरा हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया। तो ये जो परपेंडिकुलर एम है, इस परपेंडिकुलर जो इसको बोलते हैं हम, एम पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और प्रोजेक्शन ऑफ P on diameter y dash of the circle। ठीक है, तो यहां पे जब मान लीजिए पार्टिकल अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इनिशियली यहां पे है, मान लीजिए पार्टिकल इनिशियली यहां पे है, तो इसकी प्रोजेक्शन क्या होगी, इसकी प्रोजेक्शन जो है वो O पे होगी। तो इसका मतलब when the particle is initially at x then projection is at O। और जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाता जाएगा, अब मान लीजिए पार्टिकल मूव्स along the circumference along x to y, यहां जा रहा है पार्टिकल, इस डायरेक्शन में जा रहा है x to y। तो x to y जब जाएगा देन इट्स प्रोजेक्शन m मूव्स ऑन डायमीटर y ओ y डैश फ्रॉम, कहां से, ये देखिए y O y dash। ठीक है, एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम y टू x, अब जब यहां से यहां जाएगा y टू x डैश, इट्स प्रोजेक्शन m मूव्स ऑन डायमीटर y O y डैश फ्रॉम y टू O। जैसे जैसे पार्टिकल आगे मूव करता जाएगा, जब व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x dash to y dash on the diameter, its projection moves from O to y dash, तो इसकी प्रोजेक्शन भी यहाँ पे आ जाएगी। और फाइनली व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम y dash to x, then projection moves from y dash to O। यानी कि प्रोजेक्शन जो है वो इसी लाइन पे रहेगी, कौन सी, y और y डैश पे। ठीक है, तो इन दिस वे द प्रोजेक्शन m मूव्स along a straight line to and fro about the position O। This straight line motion of projection m is simple harmonic motion, यानी कि y की जो प्रोजेक्शन है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कहीं पे भी हो सकती है यहाँ पे। तो यहां हम ये कह सकते हैं मोशन ऑफ m फ्रॉम y टू y डैश और y टू O, मतलब O टू y या y टू O, एंड अगेन फ्रॉम O टू y डैश एंड देन y डैश टू O। इसको हम कहते हैं कंप्लीट वन वाइब्रेशन जो है इसकी हो जाएगी। ठीक है, पहले यहां से O से y तक जाएगा, फिर y से O तक आएगा, फिर O से y डैश तक आएगा, यानी कि पहले यहां, फिर वापस, फिर यहां, फिर यहां, तो इसकी एक वाइब्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो पार्टिकल P जो है इसको हम क्या कहते हैं, P को हम कहते हैं रेफरेंस पार्टिकल। और जो सर्कल हम ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं, जिस सर्कल के अलोंग ये पार्टिकल मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस सर्कल और सर्कल ऑफ रेफरेंस। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर हम डिफाइन करें, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड as the projection of uniform circular motion along any one of the diameter of the reference circle।
अब यहाँ पे आप कहीं पे भी P पॉइंट ड्रॉ करके देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पे करके देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे अगर आप P पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो ये होगा, ये इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पे और ये इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पे। अब देखिए ये जो है ये M पॉइंट हो गया। तो देखा इसी लाइन पे, सेम लाइन पे, पहले यहाँ पे था, अब ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है देखते हैं। ये टू एंड फ्रो मोशन है। इसके आगे हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम इसके डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सेम यही वाली डायग्राम अगर कंसिडर करें, तो ये वाली डायग्राम में रेफरेंस पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अगर हम मान लें अलोंग अ सर्कल ऑफ रेफरेंस विद रेडियस आर। ये आर इसका रेडियस है, ओ इसका सेंटर है। तो सपोज करें कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पोजीशन, एक्स से स्टार्ट कर रहा है एंड एक्स से स्टार्ट होके कहां पे पहुंच गया, पी पे पहुंच गया, सच दैट एंगल XOP is equal to theta is equal to ओमेगा टी। क्योंकि यहाँ पे हम अब ये बात कर रहे हैं कि पार्टिकल इज मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इस केस में हमारे पास थीटा जो है वो ओमेगा टी के बराबर है, जो वो हो गया। चलो हम इसको थोड़ा सा दोबारा से यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करके आपको समझा देते हैं। ये हो गया हमारे पास, ये पॉइंट P, ये N, ये M, ये थीटा, ये थीटा, और ये जो है O पॉइंट, और OP जो है यहाँ पे R के बराबर, यानी कि रेडियस ON जो है वो X और OM जो है वो Y। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहां से अगर हम XOP की बात करें, X डैश Y डैश, तो एंगल XOP जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। इसी तरह से अगर आप ये एंगल थीटा है तो एंगल ये भी OPM भी किसके बराबर होगा, वो भी थीटा के बराबर होगा। OPM ये दोनों किसके बराबर होंगे, थीटा के बराबर। अब अगर इस डायग्राम से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा OM डिवाइडेड बाय OP। तो साइन थीटा OP हमारे पास R के बराबर है, OM हमारे पास Y के बराबर है। तो यहां हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू Y बाय R। तो यहां से हमारे पास Y आ गया R साइन थीटा, और Y इज इक्वल टू R साइन ओमेगा टी। अच्छा, ये तब आया जब पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया, X से स्टार्ट किया। तो ये तो हो गया पार्टिकल का। अब मान लीजिए जो पार्टिकल है, अगर हम इसी तरह से मान लीजिए X की टर्म में वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कॉस निकाल लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू ON बाय OP। अब ON क्या है हमारे पास, X बाय R, और यहां से X इज इक्वल टू R cos थीटा, और X इज इक्वल टू R cos ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इस केस में। अब ये वाला केस देखते हैं। इस केस में हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो स्टार्ट हो रहा है P1 पोजीशन से इंस्टेड ऑफ X। तो ये पहले ही फाई नॉट एंगल जो है ये आगे है।
तो इसको इनिशियल फेज बोलते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इस केस में ये जो सेकंड केस है, अगर हम इसको सेकंड केस मान लें, इस केस में P1O P जो है वो है ओमेगा टी, और P1O X जो है वो है फाई नॉट। तो इस केस में हमारे पास एंगल XOP, पूरा एंगल किसके बराबर हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और यही सेम जैसे हमने यहां पे कहा था, यही सेम एंगल OPM। तो ये आ गया हमारे पास। तो अब जैसे हमने साइन थीटा किया था, यहाँ पे भी साइन थीटा। अब थीटा की जगह पे हमारे पास क्या है, ये पूरे का पूरा एंगल। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट इज इक्वल टू अगेन OM बाई OP इज इक्वल टू Y बाई R। तो यहां से हमारे पास Y की वैल्यू आ गई R साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसी तरह से कॉस की वैल्यू भी, कॉस जो है उसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं। कॉस भी थीटा यानी कि ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज इक्वल टू ON डिवाइडेड बाई OP X बाई R। तो यहां से X इज इक्वल टू R cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट के बराबर आ गया। तो ये आ गया हमारे पास। इस केस में अगर आप यहां देखो, X इज डिस्प्लेसमेंट, R इज एम्पलीट्यूड, और ये जो ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये जो फाई नोड है इसको बोलते हैं हम फेस कांस्टेंट और ईपोक। तो ये सारी की सारी मोशन है जो इसको हम बोलते हैं, ये जो इक्वेशन है, ये जो मोशन है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो इस इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो मोशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये जो मोशन है ये साइनोसॉइडल फंक्शन है। साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, जैसे अब कॉस की बात करें तो कॉस 0 पे मैक्सिमम वैल्यू, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे टाइम यहाँ पे इस तरह से ये देखिए, यहां पे जाके यहां से वेव शुरू होके यहां से यहां तक हमारे पास पूरा एक टाइम पीरियड है। यहां पे हमारे पास T बाय 2 टाइम पीरियड है, ठीक है, और T बाय 2। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू R, यहाँ पे -R। ये कैसे आया, मान लीजिए हमने 0 पे, जो टाइम 0 है, 0 टाइम पे हमारे पास क्या आ गया, अगर हम इक्वेशन सिंपल वाली इक्वेशन ले लें तो 0 टाइम पे हमारे पास ये सारी चीज 0 आ गई। तो 0 cos 0 किसके बराबर हो गया, cos 0 1 के बराबर हो गया, तो ये R आ गया। तो अगर हम ये वाली इक्वेशन लेंगे तो ये साइन वेव बन जाएगा इस तरह से, और अगर हम ये वाली इक्वेशन लेंगे तो ये कॉस वेव बन जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से अगर हम वैल्यू पुट करते जाएं तो हम देखेंगे कि ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये साइनोसॉइडल जो है फंक्शन है, यानी कि जैसे जैसे साइन और कॉस की वैल्यू चेंज होती है वैसे वैसे इसमें
जो इक्वेशन में वैल्यू है जो वो चेंज होती है। तो इसके बाद हम करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी करने से पहले एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट, इस केस में हमने देखा था कि P1 पॉइंट है यहाँ पे, यानी कि पार्टिकल जो है वो ओमेगा टी आगे है मीन पोजीशन से, अपने ये एक्स जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट से। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो पार्टिकल इज एट P2, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल जो है स्टार्ट कर रहा है P2 से इंस्टेड ऑफ एक्स। तो इस केस में हमारे पास जो एंगल P2OX है वो फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ पे XOP ये हो गया ओमेगा टी माइनस फाइव नॉट, ठीक है। तो यही वाला एंगल जो है सेम MPO है। तो इस केस में अगर हम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो वो अगेन OM/OP यानी कि Y/R। तो Y हमारे पास आ जाएगा R साइन ओमेगा टी माइनस फाइव नॉट। इसी तरह से अगर हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव नॉट इज इक्वल टू X/R। तो X हमारे पास आ जाएगा R कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव नॉट। तो यहाँ पे माइनस फाइव नॉट जो है इज कॉल्ड इनिशियल फेस और epoch ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिस तरह से हमारा पहले वाला जो केस था इसमें ये प्लस फाइव नोड था, अब ये वाले केस में हमारे पास माइनस फाइव नोड है। तो अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी यहां से शुरू करते हैं। वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट हमने कर लिया। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने y इज इक्वल टू R साइन ओमेगा टी जो है ये इक्वेशन ली थी डिस्प्लेसमेंट के लिए। हमने देखा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू R साइन ओमेगा टी। अब हम इसी इक्वेशन से वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। नाउ वेलोसिटी इज dy/dt, यानी कि अगर हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम कर दें तो वो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे d/dt ऑफ R साइन ओमेगा टी। तो यहां से हमारे पास R कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी डेरिवेटिव, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है ओमेगा ये हमारे पास इसके साथ आ गया। तो V इज इक्वल टू R ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, R ओमेगा, अगर हम इसको अंडर रूट कर दें और इसको स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह लिख दिया। अब इस तरह लिखने से हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख दिया। तो अब हमारे पास इस इक्वेशन से साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू y/r है। तो यहाँ पे हमने पुट कर देना है v इज इक्वल टू r ओमेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, और
तो यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का आर बाहर आ गया, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आर स्क्वायर और ये आर दोनों कट गए, तो ये आ गई हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल executing simple harmonic motion और in simple harmonic motion। तो अब अगर स्पेशल केस की बात करें, मान लीजिए मीन पोजीशन पे, चलिए अब हम पेंडुलम की बात ही कर लेते हैं। ये पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी इस तरफ एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी इस तरफ एक्सट्रीम पोजीशन है। अब एट मीन पोजीशन, अगर हम मीन पोजीशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0। पेंडुलम की जगह हम स्प्रिंग लेते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग लेते हैं। लीनियर मोशन की बात करते हैं पहले। तो मान लीजिए यहां से ये स्प्रिंग, ये इसकी मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, तो v किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा आर स्क्वायर माइनस 0। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये केस आ गया एट मीन पोजीशन। ठीक है, और इसी तरह से एट एक्सट्रीम पोजीशन, अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन अगर इस तरफ है तो प्लस आर, इस तरफ है तो माइनस आर। चलो हम इस तरफ बात करते हैं, मान लीजिए ये प्लस आर है। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन y की वैल्यू जो है वो r आ जाएगी। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो गया 0। तो एट एक्सट्रीम v इज इक्वल टू 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो 0 और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम। चाहे आप ये सोच के देख लो, यहाँ पे जाके पार्टिकल जो है वो एक बार बिल्कुल रेस्ट पे आ जाता है और फिर वापस आना शुरू करता है। जैसे हम ऊपर कोई बॉल फेंकते हैं तो बॉल मैक्सिमम हाइट पे जाके एक बार क्या होता है, रुक जाता है, फिर वो नीचे गिरना जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से दोनों तरफ जो मीन पोजीशन है वहां पे वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये तो हो गया वेलोसिटी। अब हम इसी तरह से बात करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये भी हम इसी तरह से डिराइव कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास थी इक्वेशन r इज साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी के लिए हमारे पास थी r ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, जिस तरह से भी हम लिखें। तो a इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन पुट कर देते हैं, r ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो a इज इक्वल टू माइनस
कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, तो साथ में ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी यहाँ आर साइन ओमेगा टी ये वाई के बराबर होता है, तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, साथ में आ गया वाई। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास एक्सेलरेशन फॉर पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसी तरह अगर हम ए को इस फॉर्म में लिख दें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, या हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। दिस इक्वेशन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। This equation is the differential equation of simple harmonic motion। तो इसी तरह से अब स्पेशल केस हम इसमें भी देख लेंगे। ये इक्वेशन कंसीडर करके एट मीन पोजीशन पे y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर y 0 लेंगे तो a इज इक्वल टू 0, यानी कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन इज मिनिमम होती है। जो मीन पोजीशन होगा वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगी, मिनिमम होगी, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो पार्टिकल है वो क्या है, तो उस पे एक्सेलरेशन जो है वो 0 के बराबर है, क्योंकि वो ना ही उस पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगती है मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे, जिसकी वजह से वो पार्टिकल दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आ जाता है। इसी तरह से एक्सट्रीम पोजीशन की अगर हम बात करें, एक्सट्रीम पोजीशन y इज इक्वल टू r अगेन एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर r, दैट इज एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो वो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे हमने देखा in simple harmonic motion acceleration is also not uniform throughout the motion। जैसे हमने देखा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी चेंज होती है, इसी तरह से एक्सेलरेशन भी है जो वो चेंज होती है। तो मिनिमम वैल्यू होती है इसकी मीन पोजीशन पे और मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन होती है, इसको हम एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड भी कह देते हैं। एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये तो था जो हमने डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। दो छोटी छोटी टर्म्स और हैं, एक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगेन हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड से रिलेटेड होती है 1/t, और इसी तरह से टाइम पीरियड जिसको हम t से जो है वो लिखते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड के लिए हम पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं। अब हमें पता है कि जो a की वैल्यू अभी हमने ली माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यहां से अगर हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें तो ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू a, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय y, या ओमेगा इज इक्वल टू a बाय y अंडर रूट। तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय t इज इक्वल टू
a by y। तो यहां से हम t की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। t जो है हमारे पास टाइम पीरियड है, तो t की वैल्यू जो है एक तरफ रख लेंगे। t इज इक्वल टू 2 पाई y by a। It means time period t is equal to 2 pi displacement divided by acceleration। बस अब इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये क्योंकि 1 बाय टाइम पीरियड है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय 2 पाई a बाय y, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है एक्सेलरेशन 1 बाय 2 पाई एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया। इसी तरह से अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा 2 पाई बाय टी से। ये हमने पहले भी है जो वो डिस्कस किया है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड, तो ये सारी टर्म्स थी जो रिलेटेड थी सिंपल हार्मोनिक मोशन से। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने क्या देखा, मोशन इज पीरियोडिक and is to and fro about its mean position, having constant and equal amplitude on either side of the mean position। क्योंकि जब हमने स्प्रिंग की बात की तो हमने फ्रिक्शनलेस जो है वो सरफेस लिया जिसके ऊपर स्प्रिंग जो है वो मूव कर रहा है। तो इसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, ये हमने डिस्कस किया। और इसके साथ ही एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करती, इसी तरह एक्सेलरेशन जो है वो भी मीन पोजीशन की तरफ जो है वो डायरेक्टेड होती है हर टाइम। द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ A स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, Y स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कहीं भी नहीं आता, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड है। इसी तरह मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शंस हैविंग कांस्टेंट टाइम पीरियड, यानी कि हम इसको y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t या x इज इक्वल टू r cos ओमेगा t इस टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसके आगे कंटिन्यू रखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।